नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा हम नई एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपने देखा होगा एमपीपीएससी के जितने हाल ही में जो भी पेपर हो रहे हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो, चाहे खनिज अधिकारी का पेपर हो, चाहे एफएसए का पेपर हो, जितने भी एमपीपीएससी के पेपर है उसमें 50 जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे एमपीपीएससी प्री को लेकर। आपने देखा होगा 26 अप्रैल 2026 को जो प्री हुआ उसमें लगभग 9 से 10% ऐसे थे जो एमपीपीएससी ने आयोग ने डायरेक्ट उसमें रिपीट किए हैं। क्योंकि मैं वही बोलूंगा, आपको पता होना चाहिए कि एमपीपीएससी की रीढ़ कहाँ है। इसी प्रकार से अगर आपको समझ में आ गया तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो एमपीपीएससी बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता। आयोग के जितने भी पुराने पेपर हैं उन पेपरों को भी अगर आपने लगा लिया तो आपको 10 से 12 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसा आपने देखा था पिछली वाली टेस्ट सीरीज से हमारे से 76 क्वेश्चंस डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए मिले थे। मैंने तो क्लास में काफी बार बताया था कि इस बार स्वांशु शुक्ला जी आएंगे, इस बार अंतरराष्ट्रीय वर्ष आएगा। तो वही क्वेश्चंस है, तो वही सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है। जितने भी एमपीपीएससी के पेपर हुए हैं अभी हाल ही में लेटेस्ट, तो सबसे पहला एमपीपीएससी का भी हाल ही में पेपर हुआ है 30 जुलाई को। आप देख सकते हैं 30 जुलाई 2026 को एमपीपीएससी का भी हाल ही में पेपर हुआ है, जिसमें जो 50 क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। तो उसके बाद दूसरा अभी 2 अगस्त को पेपर हुआ है, तीसरा पेपर हमारा 4 अक्टूबर को होगा। तो जितने भी एमपीपीएससी अभी लेटेस्ट एग्जाम ले रहा है उसमें जो 50 क्वेश्चंस आते हैं अगर आपने ये लगा लिए तो इसमें से आपको प्रत्यक्ष रूप से जो आपका प्री होने वाला है फरवरी मार्च, जब भी आपको 10 या 12 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे जो लोग लगाते नहीं है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा, पहला आया है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय। एक बार देखिए जरा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय ग्वालियर का शासक कौन था। मराठा युद्ध पूछा गया है तो आपको याद आ रहा होगा मराठाओं से संबंधित हमारे 3 युद्ध हुए थे। सबसे पहले आपका स्टार्ट आ रहा होगा 1775 से स्टार्ट हुआ था और 1782 में चलता है, अगर आपको याद आ रहा होगा। और इसके तहत 1782 में एक हमारी फेमस संधि होती है जिसे बोला जाता है सालाबाई की संधि। याद आ रहा है आपको? सालाबाई की संधि 1782 में। और उस समय हमारे शासक होते हैं ग्वालियर रियासत के महादजी सिंधिया। तो आप याद रखिएगा, पहले प्रश्न का राइट आंसर है महादजी सिंधिया। और महादजी सिंधिया द्वारा अपनी राजधानी बनाई जाती है क्या? उज्जैन। तो ये आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न आ चुका है एमपीपीएससी में 26 अप्रैल को, ये इसी से क्लियर बता देता हूं। आपने देखा होगा कि एफएसओ में भी आया है कि महादजी सिंधिया तो उज्जैन रहते हैं लेकिन ग्वालियर राजधानी कौन स्थानांतरित करके ले गया। तो आपको पता होना चाहिए, यहीं पर याद रख लीजिएगा। एक व्यक्ति है सिंधिया वंश में, दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया ने हमारी राजधानी ग्वालियर को बनाया था 1810 में। तो ये आप याद रखिएगा। तो पहले क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट थे मैंने आप लोगों को दे दिए। तो क्लियर है, ये प्रश्न रिपीट ना हो जाए। एमपीपीएससी की आदत है जितने भी पुराने पेपर होते हैं एमपीपीएससी में उन्हीं में से आयोग उठाकर प्री में रख देता है। तो आप याद रखिएगा, एक क्वेश्चन सीधा इसका राइट आंसर महादजी सिंधिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम सीधा बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रश्न पूछा गया है मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के संदर्भ में आप बताइए। चलिए, मुख्य सचिव जी चर्चे में है, एमपीपीएससी ने हाल ही में पूछा है पेपर में। कब पूछा है? अभी का पेपर लेटेस्ट 30 जुलाई के पेपर को हल कर रहे हैं हम। मुख्य सचिव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। आप लोगों को ऑलरेडी याद आ रहा होगा कि मध्य प्रदेश का जो प्रशासनिक अधिकारी सबसे प्रमुख होता है कैबिनेट का, कैबिनेट में नीचे मुख्य सचिव होता है जो प्रशासनिक स्तर का होता है, लगभग 1990 या 95 के बैच का। तो ऑलरेडी हमारा सही है, सीएम साहब द्वारा। दूसरा, मुख्य सचिव की नियुक्ति एक कार्यकारी कार्रवाई जो राज्य के राज्यपाल के नाम पर है। बिल्कुल, राज्य के राज्यपाल के आदेश अनुसार सारी नियुक्तियां होती हैं, सारी भर्तियां होती हैं, जो सबसे बड़े एग्जाम है और सारी नियुक्तियां करना है और ये हमारे सीएम साहब करते हैं। ये दोनों विकल्प सही हैं। क्लियर है? आपने कर दिया। इसके साथ मैं आपको एक और एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूं। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, आप लोगों को याद है मैंने पिछली साल करंट में भी पढ़ाया था, कौन थे हमारे? अनुराग जैन थे। लेकिन हाल ही में अनुराग जैन जी को नीति आयोग का क्या बना दिया गया है? सीईओ बना दिया गया है। क्वेश्चंस ना आ जाए कि वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ कौन है, तो अनुराग जैन, याद रखिए। दूसरा प्रश्न भी बता देता हूं कि मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव थे अनुराग जैन की जगह कौन आ चुका है?
अशोक बड़वाल, ये नाम याद रखिएगा, रिपीट ना आ जाए गलती से, समझ में आ रहा है। अशोक बड़वाल साहब को मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव बना दिया गया है। तो याद रखिएगा, मुख्य सचिव प्रशासनिक स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, याद रखिए, ये मुख्यमंत्री के अधीन रहकर सारे काम करता है। दूसरा याद रखिए, जिस प्रकार केंद्र में कैबिनेट सचिव होता है उसी प्रकार राज्य में मुख्य सचिव होता है। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, एमपीपीएससी का मेंस का सेकंड पेपर है, और सेकंड पेपर की चौथी यूनिट है जिसमें दिया गया है मुख्य सचिव स्पेशली लेवल से। तो 10 नंबर का क्वेश्चंस भी बता देता हूं, मुख्य सचिव के कार्य तैयार कर लीजिएगा, 25 के मेंस में छपा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, बहुआयामी गरीबी इंडेक्स, आपको याद आ रहा होगा, एमपीपीएससी में हमेशा एक प्रश्न ऐसा आता ही है, जैसे हमारे एसडीजी गोल नंबर है, एसडीजी हमारे 17 है, तो उसमें से एमपीपीएससी की सिलेबस की लाइन है जो यूनिट 6 भारतीय अर्थव्यवस्था लिखा है, एक ओडीओपी से आना है। वैसे ही एक प्रश्न एमपीपीएससी की आदत है हमेशा पूछा गया, 26 अप्रैल को भी तो आया था, एसडीजी गोल नंबर किसको सबसे कम अंक मिले हैं, एसडीजी 9 39 अंक किया ना आप लोगों ने सॉल्व। तो याद रखिएगा, बहुआयामी गरीबी सूचकांक ढांचे में जो लक्ष्य है, नंबर 1 स्वास्थ्य, नंबर 2 शिक्षा और नंबर 3 जीवन स्तर को शामिल करते हुए कितने संकेतों में सुधार करना है। तो आप याद रखिएगा, टोटल हमारे संकेतक थे पहले 10, इसके बाद इसमें 2 ऐड हो गए तो हमारे कितने हो गए 12। और 2 कौन कौन से हुए, नंबर 1 मात्र स्वास्थ्य, दूसरा बैंक खाता, ये आप याद रख लीजिएगा नॉर्मल, ये 2 ऐड हो गए तो इसका राइट आंसर क्या होगा 12। तो क्लियर हुआ। दूसरा आपको मैं बता देता हूं, जो हमारे इंडेक्स जारी किए जाते हैं 2 प्रकार से होते हैं, सबसे होता है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये आप याद रख लीजिए शॉर्ट में। दूसरा है हमारा बहुआयामी जो राष्ट्रीय स्तर का होता है, शॉर्ट में लिख दिया, समझ जाइएगा, सीधा रट लीजिएगा, एमपीपीएससी में आ चुका है और मुझे अच्छे से याद है यह प्रश्न यूपीएससी में पूछा जा चुका है। क्या वैश्विक जो बहुआयामी सूचकांक होता है उसे जारी कौन करता है, रट लीजिएगा, इसे जारी करता है यूएनडीपी, यूएनडीपी द्वारा जो हमारा जारी किया जाता है वैश्विक स्तर का, विश्व स्तर का। और जो भारत का है राष्ट्रीय स्तर का जारी किया जाता है, जैसे आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, हमारी एक संस्था है, किसके द्वारा किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा, क्लियर है। तो आप याद रखिएगा। और नीति आयोग से अभी याद आ रहा है, मैंने करंट में आपको बताया है, नीति आयोग के सीईओ कौन है हमारे, गलत मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में बहुआयामी, देखिए ये प्रश्न आप लोगों ने पढ़ लिया, आप लोग कर दोगे, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, और फिर आप तो माइनस मार्केंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे, और फिर बोलेंगे घर आकर कितना टफ पूछ रहा है एमपीपीएससी। अरे भैया पहले पुराने पेपर तो उठा लीजिए, एमपीपीएससी मेहनत ही नहीं कर रहा, अन्य पेपर में जो पूछ रहा है उसी को रिपीट कर चिपका देता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बहुत शानदार, इसमें सीधा पूछा गया है जो आप लोग वैसे ही नॉर्मली पढ़ लेते हैं कि एक हमारा चना है जो फेमस है, कौन सा, काला चना, फलाने फलाने किस जिले में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा, सर्वाधिक उत्पादन की दृष्टि से रायसेन जिला है जो काले चने के लिए फेमस है। उदाहरण के लिए जैसे आपने सुना होगा सरसों के लिए कौन फेमस है, मुरैना भिंड फेमस है, याद आ रहा होगा। गेहूं के लिए हमारा होशंगाबाद फेमस है। इस प्रकार चना की दाल के लिए, तो इस प्रकार जो भी फलाना फलाना जिला है आप याद रख लीजिए कि किस जिले में क्या क्या उत्पादन में पाया जाता है। तो ये सीधा इसका राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, रायसेन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट गल पूजा, एमपीपीएससी में आप देख लीजिए जनजातियों से जो हमारी 10वीं यूनिट है, जनजाति से 10 प्रश्न आते हैं, इस बार भी आए थे। और मैंने पहले ही सचेत कर दिया था क्लास में कि 26 अप्रैल को आपका पेपर है, उस समय दिसंबर में एक एफएसओ का एग्जाम हुआ था, और मैंने दिसंबर में एफएसओ के एग्जाम को देखा और एनालिसिस किया, आयोग ने टोटम पूछा था, और मैंने क्लास में एक बार नहीं 10 बार बता दिया, आप पूछ लीजिएगा स्टूडेंटों से, 10 बार बताया कि इस बार टोटम आएगा, और मुझे देखा 26 अप्रैल को रखा मिला लड्डू की तरह। तो वो चीजें कुछ लोगों ने हल कर दिया, कुछ ने नहीं किया, तो ऐसे ही तो हमारा नंबर गेन होता है। एनीवे गल पूजा, गल पूजा की प्रथा मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है। तो आपको सीधा राइट आंसर कौन सी है, हमारी भील जनजाति। गल पूजा होती क्या है, जब कोई जनजाति
में कोई उत्सव होता है, जैसे उदाहरण के लिए होली का त्योहार हुआ या एक प्रकार से फसल कटाई हो रही है, तो उस समय हमारी जनजाति में जो प्रथा है वो है गल पूजा। तो गल पूजा प्रथा स्पेशली लेवल से भील जनजाति में मनाई जाती है। दूसरा फैक्ट बता देता हूं, भील जनजाति मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर आदि एरिया में पाई जाती है। दूसरा, आपको याद आ रहा होगा, भील जनजाति का फेमस एक पर्व है, कौन सा? भगोरिया पर्व, जो एमपीपीएससी में आता है कि कितने दिन पहले मनाया जाता है, तो आपको पता होगा होली से 7 दिन पूर्व। क्लियर है, ये आप याद रख लीजिए। तीसरा, एमपीपीएससी में पूछा जाता है कि भील जनजाति की उपजाति कौन सी है? नरोतिया, भरोतिया, राय मैना, कठ मैना, आपने याद आ रहा होगा ये सब हमारा जितनी भी जनजाति हैं, तो आप ये उपजाति वगैरह सब रट लीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन आता है जनजातियों से। क्लियर? तो ये सीधा आपका राइट आंसर इसका था। नेक्स्ट, कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन पासपोर्ट पेंशन कर दाखिल करने के लिए कई सरकारी सेवाओं का एक प्लेटफॉर्म है? आपको याद आ रहा होगा, उमंग एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो सरकार ने जारी किया गया है, जो पेंशन आदि कर बारे के संबंध में हमें जानकारी देता है एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो सीधा रट लीजिएगा, आपकी यूनिट नंबर 10 कंप्यूटर की है, याद, सॉरी यूनिट कौन सी है जो हमारी 9 वाली है ना, यूनिट 9 जो हमारी कंप्यूटर की है, तो उससे संबंधित हमारे 10 प्रश्न आते हैं, तो कंप्यूटर की याद रख लीजिएगा। दूसरा, हमारा करंट में जो एप्लीकेशन जितने भी चल रहे हैं तो वहां से प्रश्न आते हैं, तो सीधा रट लीजिएगा। जैसे अच्छे से याद आ रहा है, 26 अप्रैल को भी तो एक क्वेश्चन आया था, लोकपथ था, कौन सा था उसका राइट आंसर था, एक ऐप से संबंधित भी तो प्रश्न आया, देख लीजिए आप। तो इसका राइट आंसर उमंग। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 में कितने की वृद्धि की गई है? आपको याद आ रहा होगा, ये पढ़ाने से पहले जब हमारी यूनिट 6 थी प्री में, तो हमने कितना अच्छे से पढ़ा था कि 11.14% की क्या की गई है, वृद्धि की गई है। और जिसमें आपको एक डेटा याद आ रहा होगा जो पिछली पढ़ा था हमने, प्रति व्यक्ति या कुछ याद आ रहा है आपको, 1669,750 याद आ रहा है। वास्तविक दर पर वृद्धि, नाम मात्र दर पर कितनी की वृद्धि हुई, 8.04 की, याद आ रहा होगा। तो डेटा रट लीजिएगा, उस समय तो प्री में नहीं पूछे थे आयोग ने, प्रोफेसर में पूछ लिया, तो सीधा रट लीजिएगा कि कितने की वृद्धि हुई थी, हमारा 11.14% की, याद रख लीजिए सीधा डेटा। और इतना कितना था, 1669,750 और 8.04, ये याद रखिएगा, ये वास्तविक वृद्धि और नाम मात्र की वृद्धि। आगे बढ़ते हैं हम, सीधा लड्डू सा प्रश्न, धर्मराजेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? जैसे ही धर्मराजेश्वर मंदिर याद आता है, वैसे ही हमें पशुपतिनाथ का मंदिर याद आता है, और ये हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जो कहाँ है, हमारा मंदसौर में। तो सीधा आप रट लीजिएगा, धर्मराजेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। बहुत शानदार प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में कथन पर विचार कीजिए। 5 अशासकीय सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति व्यक्तियों में से की जाएगी जो पिछड़े वर्ग से संबंधित मामलों का ज्ञान रखते हो। अध्यक्ष व कम से कम एक गलत दे दिया, तो आप देख लीजिए जरा इनमें से कौन सा कथन सही है। ये कथन गलत है, तो सबसे पहले मैं आपको ओबीसी के बारे में बता देता हूं क्या है। तो याद रखिएगा, पिछड़ा वर्ग आयोग का भारतीय संविधान के आर्टिकल 338B में वर्णन है, आपको याद आ रहा होगा। एमपीपीएससी में पूछा गया है कि इसके लिए एक संविधान में संशोधन किया गया है, उस संशोधन का नाम कौन सा है? 102वां संविधान संशोधन। तो 102वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2018 में हुआ, जिसके कारण ओबीसी को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये आप याद रख लीजिएगा, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो आर्टिकल हमारा 338B में। इसकी संरचना हमारी कितनी है? 5 सदस्यीय है, याद आ रहा होगा, जिसमें से एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 हमारे क्या होंगे? अन्य सदस्य होंगे। ये आपको याद आ रहा होगा, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होंगे, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। क्लियर? और दूसरा वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आप रट लीजिए, गलती से स्लिप हो जाता है दिमाग से, कि जो 5 मेंबर ओबीसी के होंगे उनमें से कितने व्यक्ति ओबीसी से संबंधित जानकारी रखते हो, यही तो पूछा गया है प्रश्न में।
तो इसमें बोला गया है कम से कम एक व्यक्ति पिछड़े वर्ग से, बिल्कुल नहीं, रट लीजिए, 5 में से न्यूनतम कितने व्यक्ति चाहिए ओबीसी के? 2 व्यक्ति। अब जिन्होंने थोड़ा सा ढीला ढाला नॉर्मली पढ़ा होगा, स्लिप हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये बारीकी प्रश्न, तो याद रखिएगा कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति ओबीसी से संबंधित चाहिए। तो जितने भी फैक्ट थे मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिए थे। क्लियर? नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर मध्य प्रदेश के किस जिले में? ऑलरेडी बधाई हो, आप इंदौर में ही हैं, इसका राइट आंसर इंदौर है। तो क्लियर है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की जो साक्षरता दर है वो मध्य प्रदेश के किस जिले की सर्वाधिक है? आपकी इंदौर की। और बता देता हूं अनुसूचित जनजाति के बारे में, एसटी के बारे में बात हो रही है, सीधा रट लीजिएगा, मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति कितना प्रतिशत है? 21.1% है। दूसरा आपको याद आ रहा होगा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है हमारी? याद आ रहा होगा, भीली है ना, पक्का। दूसरी जनजाति हमारी कौन से? गौड़ जनजाति। और तीसरी हमारी, मुझे अच्छे से याद आ रहा है, आप देख लीजिए, भील, गौड़, कोल, ये पहले दूसरे तीसरे नंबर पर है। क्लियर है? उसके बाद सर्वाधिक जनजाति वाला जिला हमारा कौन सा है प्रतिशत में? याद आ रहा होगा एमपीपीएससी में आ चुका क्वेश्चन से, 89% अली राजपुर। याद आ रहा है आपको? अली राजपुर। लेकिन सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है धार जिले में। याद आ रहा होगा? ये सब आप जितने भी फैक्ट हैं इस सीधा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कौन सा क्लाउड सेवा मॉडल मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को लक्षित करता है? तो सीधा राइट आंसर है PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। सीधा याद रख लीजिएगा, क्लाउड सेवा का कोई एक मॉडल है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को लक्षित करता है, उसका राइट आंसर है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार, करंट की क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, लेकिन एमपीपीएससी ने प्री में नहीं पूछा, प्रोफेसर में पूछ लिया। अब किस लेवल से पूछा है याद रख लीजिएगा। जब अक्टूबर में मैं पढ़ा रहा था तो याद उठाइए, अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कौन सी 2 प्रमुख कृषि योजनाएं प्रारंभ की गई थी? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कृषि धान्य धान्य योजना और दूसरा दलहन आत्मनिर्भर मिशन। ये दोनों योजनाएं हमारी अक्टूबर 2025 में चालू की गई थी। तो सीधा याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, महादेव द्वारा उत्पन्न किए गए मूला और मुलई को कौन सी जनजाति अपना पूर्वज मानती है? सीधा है, आप कभी नहीं भूलेंगे, महादेव द्वारा जो उत्पत्ति मानी जाती है कोरक्कू जनजाति है, जिसकी उत्पत्ति महादेव से मानी जाती है, जो उनके पूर्वज वगैरह, ऐसी एक कथा वर्णित है। तो सीधा याद रखिएगा, इसके राइट आंसर है हमारा कोरक्कू जनजाति। नेक्स्ट, नीति आयोग, सीधा याद रख लीजिएगा, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 23-24 में मध्य प्रदेश का कार्यबल का प्रतिशत सेवा क्षेत्र में कितना है? सीधा रट लीजिएगा, 19.7%। 19.7% नीति आयोग का सेवा बल का ये कार्यबल है। याद रखिए, सेवा क्षेत्र का। बहुत शानदार प्रश्न, आपको याद आ रहा होगा। किस अनुच्छेद के तहत राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की जाती है? जैसे ही आर्टिकल याद आता है राज्यपाल का, तो आपको याद आ रहा होगा आर्टिकल 153, राज्य का राज्यपाल होगा। 152 में परिभाषा है, 153 में राज्यपाल होगा, 54 में कार्यपालिका का प्रमुख होगा, 55 में उसकी नियुक्ति की जाएगी। याद आ रहा होगा, ये सब राज्यपाल के आर्टिकल चलते हैं। जैसे ही विकल्प देखते हैं 4 से 66 हो सकता है क्या, तो वैसे ही हमने हटा दिया। दूसरा विकल्प चेक करते हैं, 3 से 66, ये भी कैसे हो सकता है, क्योंकि अच्छे से याद आ रहा है 3 से 24 से लेके 29 तक निर्वाचन आयोग है, फिर और आगे बढ़ जाता है तो उधर तो राज्यपाल ऑलरेडी नहीं आएगा। 2 से 66 नहीं होगा, क्योंकि 2 से 66 में हमारी कौन सी निधि है? संचित निधि है। तो 3 विकल्प तो हमने ऑलरेडी हटा दिए, तो बचा कौन सा? 166। तो इस टाइप से आप विकल्प को लगा सकते हैं। तो याद रख लीजिएगा, एमपीपीएससी में हमेशा आर्टिकल से प्रश्न आता है। 26 अप्रैल का याद दिलवा दूं दिन, याद आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट का आया था ना क्वेश्चन, 1 से 24(2),
गलत कर दिया ना अनजाने में। चलिए नेक्स्ट, कर्क रेखा की सबसे निकटतम दूरी पर कौन स्थित है? आपको ऑलरेडी पता है, मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जो विदिशा, जो कर्क रेखा पर निकटतम दूरी पर स्थित है। सीधा रट लीजिएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, 1964 में एक हमारे पुरातत्वविद हुए हैं, 1964 में हमारे एक पुरातत्वविद हुए हैं 1964 में, जिन्होंने आदमगढ़ से लगभग 25,000 लघु पाषाण कालीन उपकरण, ये डेटा याद रखिएगा, 25,000 उसकी खोज की है। और जैसे ही आदमगढ़ याद आता है तो मुझे एक व्यक्ति का नाम याद आता है, आरपी जोशी, याद आ रहा होगा आपको। तो आरपी जोशी जी द्वारा आदमगढ़ से हमारे 25,000 के समथिंग पाषाण काल के खोज की गई है। दूसरा याद रखिए, एमपीपीएससी में जो पूछे जाते हैं वो भी बता देता हूं। आपको याद आ रहा होगा 1957 में भीमबेटका की खोज किसने की थी? विष्णु वाकड़कर ने। एमपीपीएससी का उठाइए एफएसओ का पेपर, खनिज अधिकारी का पेपर आ चुका है। क्लियर। तीसरा प्रश्न बता देता हूं। नेक्स्ट, कायथा की खोज किसने की थी? कभी नहीं भूलिएगा, कायथा की खोज भी किसने की? विष्णु वाकड़कर ने की, लेकिन डेट अलग है। वो 57 था, कायथा हो जाएगा 1964, याद रख लीजिएगा। क्लियर। तो 1964 में आदमगढ़ जैसे ही आए तो आरवी जोशी लगाना है। भीमबेटका आए तो 1957 में विष्णु वाकड़कर लगाना है। कायथा याद आता है तो 64 में विष्णु वाकड़कर याद रखिएगा। क्लियर है। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 5 दिसंबर 1982 को अरुण सोनाकिया नामक एक व्यक्ति ने किसकी खोज की थी? हथनौरा, याद आ रहा है आपको, जहां से मानव की खोपड़ी के कंकाल मिले हैं, मानव की खोपड़ी के कंकाल मिले हैं हथनौरा से। तो अरुण सोनाकिया ने इसकी खोज की थी, तो याद रखिएगा 5 दिसंबर 1982 को। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा सीधा याद रख लीजिएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक व्यक्ति हैं, योद्धा ख्वाजा नायक के पुत्र ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में बलिदान दिया था, उनका नाम क्या है? अब आपको मेंस की यूनिट आ रही होगी, पेपर 1 की यूनिट नीचे 5 वाली, जनजातियों का व्यक्तित्व, ख्वाजा नायक, भीमा नायक का सब दिया है, लेकिन आयोग ने क्या पूछा है? ख्वाजा नायक के बेटे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका राइट आंसर लगा पाओगे, और नहीं पढ़ा तो नहीं लगाओगे। तो इसका राइट आंसर था श्री फौलादी सिंह। सीधा रट लीजिएगा, श्री फौलादी सिंह, बलिदान दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मध्य प्रदेश में पीएम पर्यटन वायु सेवा में शामिल है? आपको याद आ रहा होगा उस समय पर्यटन की एक सेवा प्रारंभ की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश के धार्मिक तीर्थ स्थल उज्जैन, ग्वालियर, चित्रकूट आदि शामिल थे। मैंने क्लास में भी ऑलरेडी आपको बताया था कि जिसमें सरकार द्वारा, माननीय सीएम मोहन यादव जी द्वारा, कि जितने भी लोग हैं उनको पर्यटन से संबंधित फ्री में यात्रा करवाई जाएगी। तो आपको याद आ रहा होगा उस जिले में मैंने बताया था रीवा भी है, सिंगरौली है, चित्रकूट है, उज्जैन है, ये सब हमारे जिले थे। लेकिन कौन सा जिला नहीं है? खरगोन। तो ये याद रखिएगा। और ये हमारी योजना चली थी हमारे दिसंबर के समथिंग 2025, याद आ रहा होगा उस समय। और इस योजना का प्रारंभ नवंबर, मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस से ही कर दिया गया था, याद रखिएगा, उसी समय 1 नवंबर के समथिंग। तो याद रखें, इसमें रीवा था, सिंगरौली था, उज्जैन था, चित्रकूट था, खरगोन नहीं था। क्लास में भी मैं बताया था कई बार आप लोगों को। नेक्स्ट, कालिदास द्वारा रचित फेमस पुस्तक है, सीधा लड्डू सा प्रश्न आया है कि कालिदास द्वारा रचित एक मालवी का काग्निमित्रम एक पुस्तक है, जिसमें किस राजवंश की जानकारी मिलती है? जैसे ये प्रश्न याद आता है तो आपको याद आ रहा होगा कौन सा वंश? सुंग वंश। ऑलरेडी अगर आप लूसेंट भी खोलोगे ना तो लूसेंट में भी पहले या दूसरे पेज पर दिया है कि फलानी फलानी किताब में क्या वर्णन है। क्लियर है। मालविका प्लस अग्निमित्र की कहानी का वर्णन है इस किताब में। और कालिदास के जो प्रमुख हमारे नाटक थे, विक्रमोर्वशीयम, मालवी काग्निमित्रम, उनमें से एक है, याद रखिएगा। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब। और इसमें याद रखिए सीधा हमारा कौन सा वंश है? सुंग वंश की जानकारी मिलती है। तो ये याद रखें, प्रश्न रिपीट होने की संभावना है, सीधा रट लीजिएगा। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है?
SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद आ रहा होगा SMTP। इस बार क्या हुआ 26 अप्रैल को लड्डू से प्रश्न आए थे, 5 फुल फॉर्म आई थी, हल कर दी ना आसानी से। अगर वैसे प्रश्न आते तो नहीं कर पाते आप लोग, तो वैसे ही याद रखिएगा, रिपीट हो जाते हैं। तो ईमेल भेजने के लिए हमें किसका प्रयोग किया जाता है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र समूह भारिया जनजाति में 6 देवताओं को मानने वाले गोत्र जनजातियों में, गोत्र समूह में सम्मिलित नहीं है? खमरिया है, बगोठिया है और बिजोलिया है, गंगई नहीं है। तो सीधा आप याद रखिएगा, खमरिया है, बगोठिया है और बिजोलिया है, गंगई इसमें से एकमात्र नहीं है। तो क्लियर है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति साहूकार विनिमयन अधिनियम 1972 में संशोधन कब किया गया था? जब ये 72 में अनुसूचित जनजाति का आया था, उसमें संशोधन हुआ 2021 में, 2021, ये आप याद रखिएगा, 2021 सीधा। नेक्स्ट, उद्यानिकी मूल्य समझौता में चयनित आकांक्षी जिला कौन सा है? तो आपको याद आ रहा होगा हमारा छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट हमारा इसमें शामिल है, सीधा रख लीजिए याद। जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे ऑलरेडी छोटा जिला कौन सा है? हरदा जिला है, याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार। कभी कभी एमपीपीएससी लड्डू जैसे प्रश्न दे देता है ना, हाँ, लेकिन जलवायु का प्रश्न ऐसे ही आता है हमेशा, आपने देखा होगा कथन आधारित में। और एमपीपीएससी इस बार भी 3 विकल्प माने थे उसने। चलिए, अब ऐसा नहीं कि तीनों लगा दे, पहले पढ़ लिया करिए। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग अर्ध शुष्क और अल्पाद्र जलवायु से संबंधित है। बहुत शानदार, बिल्कुल शानदार, सही है। दूसरा, वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से होती है। क्लियर है, हमारी जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों शाखाओं से होती है। पूर्वी भाग में मानसूनी हवा और दक्षिण पूर्वी दिशा से आती है। आपको ऑलरेडी याद हो रहा होगा, जब हमारा जो पूर्वी भाग है मानसून का, उसमें वर्षाएं हमारी दक्षिण पूर्व से दिशा से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा, मतलब तीनों विकल्प में तीनों सही है। क्लियर है, ये आप याद रखिए। दूसरा आपको याद दिलवा देता हूं, उत्तर के बारे में पूछा गया है। जो उत्तरी जो इलाका है हमारा मध्य प्रदेश का, भिंड मुरैना वाला, ग्वालियर दतिया ऊपर वाला, तो आपने देखा वो सर्वाधिक गर्म क्षेत्र है हमारा, याद रख लीजिए। गर्म अगर आएगा कि हमारा गर्म वाला कौन सा है, तो ऊपर वाला एरिया याद रखिएगा। क्लियर, ऑलरेडी आपने पढ़ लिया होगा। बाकाटक नरेश, सीधा इतिहास का प्रश्न है, सीधा मिलेगा आपको पेपर में छपा हुआ कि ऐसा कौन सा शासक है बाकाटक नरेश जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो सीधा नाम याद रखिए, प्रवर सेन। प्रवर सेन नामक एक ऐसा शासक हुआ जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाए, लेकिन कितने करवाए? 4 करवाए थे। और मुझे जहां तक याद आ रहा है पुष्यमित्र शुंग ने भी यज्ञ करवाए थे, लेकिन उन्होंने कितने यज्ञ करवाए? 2 यज्ञ करवाए थे, जिनके पुरोहित थे महर्षि पतंजलि, याद आ रहा है। अश्वमेध यज्ञ 4 करवाए थे हमारे किसने? प्रवर सेन ने, ठीक है। और 2 यज्ञ करवाए थे हमारे किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। आ चुका है क्वेश्चन। और उस समय उनके पुरोहित कौन थे? हमारे पतंजलि। तो पतंजलि जी द्वारा किया गया है। और पतंजलि से मुझे याद आ रहा है कौन सा दर्शन? योग दर्शन। और योग कराते हैं कौन? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव के प्रोडक्ट का भी नाम क्या है? पतंजलि। वैसे भी याद हो जाएगा, चलिएगा, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। किस अवलेख में, ऑलरेडी आपने क्लास में 10-10 बार पढ़ लिया है, फलानी फलानी किताब में, गलत नहीं होना चाहिए, सीधा छपा आया है। किस अवलेख में मिहिर भोज प्रथम के बुंदेलखंड विजय की जानकारी मिलती है? आपको याद आ रहा होगा मिहिर भोज, और इसका एक और नाम से आदि वराह की उपाधि भी धारण की थी। इसके 2-3 अवलेख हैं, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मिहिर वाला ग्वालियर अवलेख। क्लियर है। और दौलतपुर अवलेख भी है इसका, याद रखिए। ग्वालियर अवलेख है, दौलतपुर अवलेख है, लेकिन मिहिर भोज प्रथम के बुंदेलखंड विजय की जानकारी ग्वालियर अवलेख में है, और इसे आदि वराह की उपाधि मिलती है दौलतपुर अवलेख में। बस इतना डिफरेंस है।
समझ में आया? आदि वराह आए, दौलतपुर जाइए, और इसकी मिहिर भोज की उपलब्धियों की जानकारी हमारे ग्वालियर वाले। तो दोनों राइट आंसर हैं, बहुत शानदार। रिपीट ना हो जाए, 2025 का जो महिला विश्व कप फाइनल क्रिकेट हुआ वो किस स्टेडियम में हुआ था? आपको याद आ रहा होगा, एमपीपीएससी में इस प्रश्न से संबंधित 4 प्रश्न आ चुके हैं, गिना भी देता हूं प्रमाण के साथ। आपका एफएसओ का पेपर हुआ, उसमें आ गया। असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, उसमें आ गया। एक ए वाले हमारा जो हाल ही का लेटेस्ट 30 जुलाई को है, उसमें आ गया। अब क्या प्रश्न आया बता देता हूं। उसमें सीधा आया था, जो महिला क्रिकेट विश्व कप हुआ था उसमें मध्य प्रदेश की एक महिला लड़की है, उसका नाम क्या है? क्रांति गौ, याद आ रहा होगा, जो छतरपुर से है, जो बॉलिंग, याद आ रहा है आपको? वो आ चुका है एफएसओ में। दूसरा आया था, इन्होंने विकेट लिए थे, किस टीम के खिलाफ लिए थे? इंग्लैंड के खिलाफ लिए थे। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ऑलरेडी है, अच्छे से देख लीजिए, बस घुमा दिया आयोग ने कि 2025 का महिला विश्व कप फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया। उसका नाम है डी वाई पाटिल स्टेडियम, और यह स्टेडियम हमारा कहां है? मुंबई। सीधा राइट याद रख लीजिए। और उस समय मैंने यह भी बताया था, हमारी महिला टीम की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। नहीं याद आ रहा? पढ़ाया था हरमनप्रीत कौर। और इनसे एक और क्वेश्चंस भी बताया था करंट का मैंने, कि हरमनप्रीत कौर को पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया गया था। याद आ रहा है आपको? तो पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर, तो सीधा याद रखिएगा। ये अभी आया है दोबारा कि स्टेडियम का नाम पूछ लिया। अब हरमनप्रीत ना जाए, क्रांति गौड़ आई चुकी हैं 4 बार। नेक्स्ट, कौन सी सिंचाई परियोजना 3 राज्यों से गुजरती है? हमारे बाण भट्टू हैं फेमस, उन्हीं के नाम पर इसका नाम है बाण सागर। और बाण सागर जैसी परियोजना याद आती है तो मुझे याद आता है मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी है ना, एमपी यूपी बिहार, श्योर, पक्का? तो यहां तक ही शायद मुझे यहां तक याद है यूपी है। हाँ, तो ये 3 राज्य हैं जो बाण सागर परियोजना गुजरती है। और बाण सागर बांध परियोजना किस नदी पर है हमारी? सोन, सोन नदी, श्योर। और जो है हमारी शहडोल, याद आ रहा होगा, देवलोंदे कोई तहसील, देवलोंदे या शहडोल, तो याद रखिएगा 3 परियोजना है एमपी यूपी बिहार में। बाण सागर बांध परियोजना जो सोन नदी पर है, मध्य प्रदेश के देवलोंद शहडोल जिले में, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है? दसा नदी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, तवा नदी दक्षिण की ओर है। आपको याद आ रहा होगा नर्मदा ताप्ती, वही वैनगंगा उत्तर पूर्व की ओर होती है। इसका राइट आंसर है, सीधा याद रख लीजिएगा कि दसान नदी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। दसान नदी हमारी उत्तर पूर्व वाले एरिया में। क्लियर? बहुत शानदार क्वेश्चन है। 10 से 22 ईस्वी में महमूद गजनबी का चंदेल वंश के किस शासक से संघर्ष हुआ था? 10 से 22 ईस्वी में आपको याद आ रहा होगा, चंदेलों का प्रसिद्ध शासक हमारा था विद्याधर। चंदेलों का प्रसिद्ध शासक था विद्याधर। और इसी बीच में आपको याद आ रहा होगा, कुछ समय बाद 10 से 22 ईस्वी में हमारा शासक था विद्याधर हुआ। और यही हमारा 10 से 25 ईस्वी की फेमस घटना है हमारी, कौन सा आक्रमण? यही है ना, सोमनाथ। कहां पर है? गुजरात। और गुजरात का उस समय शासक था कौन? आहिलवाड़, क्या नाम था उनका, नाम एक बार देख लीजिएगा। उससे 10 से 25 ईस्वी में सोमनाथ का लूट मंदिर की, तो याद रखिए डेट 10 से 25 ईस्वी आ चुका है पेपर में। और ये दोनों इंपोर्टेंट है। 10 से 22 ईस्वी में महमूद गजनबी चंदेल वंश के किस शासक से संघर्ष? विद्याधर से, सीधा याद रखिएगा। चलिए, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा जिला चिन्हित नहीं है? तो आपको याद आ रहा होगा, हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि इस बार थोड़ा वैसे पूछा जिला में। लक्ष्य, आप 25 का प्री उठाइए, 2025 के प्री में क्वेश्चन आया था
सीकल सेल उन्मूलन, याद आ रहा है आपको? 2047 राइट आंसर था उसका। मैं 2025 के प्री की बात कर रहा हूं। 26 अप्रैल को 2026 का प्री हुआ है, उसमें आया है कुष्ठ रोग मलेरिया वाला। इसका लक्ष्य कब रखा गया था? 2030, याद आ रहा है मेरा? 25 के प्री में ये आया था सीकल सेल, 26 के प्री में हमारा कुष्ठ रोग ये वाला आया था, मलेरिया हेपेटाइटिस वाला। और मैंने अच्छे से क्लास में बताया था कुष्ठ रोग मलेरिया हेपेटाइटिस, इसका राइट आंसर होगा 2030। फिर 27 के प्री में एक और आना है हमेशा। तो एक प्रश्न हमेशा लक्ष्य से ऑलरेडी आता है, तो हम क्यों गलत करें उसको, इसलिए पहले ही तैयार रख लीजिएगा। क्लियर? तो इसमें कौन सा जिला है हमारा? रायसेन है, शाजापुर है, सीहोर है, दतिया इसमें बिल्कुल भी नहीं आता। कोरक्कू जनजाति के गोत्र, आप विश्वास नहीं मानेंगे, ये प्रश्न खनिज अधिकारी में आ चुका है, आप उठाकर देख लीजिएगा पुराना अभी 25 का लेटेस्ट का पेपर, और एमपीपीएससी ने वही क्वेश्चंस रिपीट कर दिया। और मुझे तो जहां तक याद है मैंने क्लास में बोला था कि शायद आपके में भी ना आ जाए प्री में, तो देख लीजिए वो प्रोफेसर में आ गया, सीधा विकल्प था उसमें, सीधा आया है कि कोरक्कू जनजाति के कितने गोत्र हैं, तो सीधा याद रख लीजिए गोत्रों की संख्या है 36। सीधा विकल्प भी मिल रहा है, सेम है। और आप लोगों के सामने आता, आप लोग बोलते टफ आया है, कैसा आ रहा है पेपर, बल्कि बोल रहा हूं पेपर आसान है, हम एनालिसिस ही नहीं कर रहे चीजें कहां से है, तो याद रखिएगा। क्लियर? तो 36 हमारे सीधा गोत्र। मालवा का चेरी पूंजी किसे कहा जाता है? ऑलरेडी आपने देख ही लिया होगा। मालवा का चेरी पूंजी कहा जाता है काठीवाड़ा अलीराजपुर को। मालवा का चेरा पूंजी काठीवाड़ा अलीराजपुर को कहा जाता है, सीधा याद रखिए। नेक्स्ट, किस परिवर्तन काल के दौरान कंप्यूटरों ने वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था? आपको याद आ रहा होगा, जो कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी उसमें हमारे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, तीसरी पीढ़ी में हमारा ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, दूसरी पीढ़ी में सॉरी तीसरी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। ऐसे ही हमारी कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। एमपीपीएससी ने लड्डू सा प्रश्न पूछ लिया, कंप्यूटर की जो हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 पीढ़ी है ना, ऑलरेडी 5 है, और 5वीं में हमारा सुपर कंप्यूटर बोल सकता हूं मैं, है ना, सुपर कंप्यूटर का दर्जा मतलब स्पेशली लेवल से। तो पहली में हमारा कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब पहले में था, और उसके बाद दूसरे में था कौन हमारा? ट्रांजिस्टर, याद रखिए, और तीसरे में माइक्रो प्रोसेसर, याद आ रहा होगा ये सब। तो उम्मीद है, देखिए प्रश्न आपके सामने है, बस दिमाग का प्रयोग करना है, आसानी से हल हो जाएगा। तो पहली से दूसरी पीढ़ी, सीधा याद रख लीजिए। भारत में प्रथम बार स्थानीय स्वशासन बोर्ड की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? जैसे ये प्रश्न याद आता है मुझे इतिहास याद आता है, और इतिहास में एक डेट आ रही है मुझे फेमस, 1882। और 1882 मतलब किसका कार्यकाल? लॉर्ड रिपन का कार्यकाल, 1882 से लेकर 86 तक। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? 1881 कोई जनगणना हुई थी कुछ, तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। रिपन ने पूरे सुधार किए थे स्थानीय स्वशासन के, जो आगे चलकर महात्मा गांधी जी का सपना था। अगर महात्मा गांधी जी होते उस समय, तो संविधान में जो पंचायती राज्य आपको देखने को मिला, 73वें संविधान संशोधन कब? 1993 में, तो मुझे उम्मीद था वो पहले ही ऑलरेडी हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर गांधी जी, क्योंकि गांधी जी का कथन था ना, भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? गांवों में, इसलिए पंचायती राज पहले ही हो जाता, क्योंकि गांधी जी की मृत्यु ऑलरेडी पहले ही हो चुकी थी 48 में। समझ में आया? याद रखिए, स्वच्छ भारत देन। मध्य प्रदेश कोयला भंडार, चलिए शानदार क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में कोयला भंडार उत्पादन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जैसे ही कोयला भंडार आता है तो आपको याद आ रहा होगा, कोयले भंडार में डेटा याद रखिए, मध्य प्रदेश का पूरे देश में कौन सा स्थान है? चौथा। मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया था। कोयला भंडार में राज्य देश में तीसरे स्थान पर है, वैसे ही नहीं है, गलत हो गया।
कोयला भंडार 20-21 में राज्य देश में चौथे स्थान पर है, बिल्कुल है, लेकिन चेक करेंगे 2020-21 का पूछा है, अभी 26 चल रहा है, पहले तीसरे पर था, याद रखिए। वर्ष 2020-21 में दूसरे स्थान पर है, ये दोनों भी नहीं है। पातालखड़ा क्षेत्र में कोयले का उत्पादन किया जाता है। आपको ऑलरेडी याद आ रहा होगा, जब मेंस में एक क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्रों को बताइए, तो आप बनाते हो ना मध्य भारत क्षेत्र, और इधर सतपुड़ा वाला, मोह पानी वगैरह, सुहागपुर, तो वैसे ही हमारा पातालखेड़ा क्षेत्र है जहां पर कोयले का उत्पादन है। और करंट का डेटा याद रखिए कि मध्य प्रदेश का पहले कोयला में तीसरा था, लेकिन लेटेस्ट में कौन सा हो गया है, चौथा स्थान, याद रखिएगा। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह, जैसे ये प्रश्न याद आता है तो हमें एक व्यक्ति का नाम याद आता है जिसका नाम है गज्जन सिंह कोरक्कू, याद आ रहा होगा, सही है ना, पक्का, गज्जन सिंह कोरक्कू। और गज्जन सिंह कोरक्कू का नाम जैसे ही याद आता है तो 1930 की डेट याद आ जाती है। उसी समय कौन सा हुआ था, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह, तो याद रखिएगा गज्जन सिंह कोरक्कू के समय। गंगेदेव, ऑलरेडी आपको याद आ रहा होगा, गंगेदेव जैसे ही याद आते हैं तो सीधा इसका राइट आंसर, किस वंश के थे गंगेदेव, कलचुरी वंश के, गंगेदेव कलचुरी वंश के थे, याद आ रहा होगा। चंदेलों के हमारे प्रसिद्ध शासक थे विद्याधर, याद आ रहा होगा, महान शासक, तैयार रखिए। परमार के महान शासक थे राजा भोज, उसी प्रकार कलचुरी वंश के थे गंगेदेव, त्रिपुरी के कलचुरी वंश के गंगेदेव, याद आ रहा होगा, राजा भोज का युद्ध, कुछ चीजें। चलिए, पर्यवेक्षित मशीन लर्निंग में उपयोग होता है, सीधा रट लीजिएगा इस प्रश्न को, पर्यवेक्षित लर्निंग में उपयोग होता है लेवल युक्त डेटा, लेवल युक्त डेटा उपयोग किया जाता है पर्यवेक्षित मशीन लर्निंग में। भारिया जनजाति का विवाह गीतों में पुरखों को आमंत्रित करने के लिए किस पक्षी को माध्यम बनाया जाता है, ये याद रख लीजिए, खतरनाक प्रश्न है, गलती से एमपीपीएससी में प्री में आ गया तो मुझे उम्मीद है लोग हाथ भी नहीं लगाएंगे इस प्रश्न को, तो इसलिए बोल रहा हूं कि आप एक बार देख लीजिए कीजिए, जो 50 क्वेश्चन जो हो रहे हैं उन्हीं में से हमेशा आते हैं। 10-12 क्वेश्चन इस बार मिले थे, इस बार 9 या 10 प्रश्न थे। एक अड़ाल वाला आया था, वो तो प्री में आ चुका है पिछली बार में, और मैं सारे पेपरों का बोल रहा हूं, व्यक्तिगत 10 से 12 क्वेश्चन आए। भारिया जनजाति के विवाह गीतों में पुरखों को आमंत्रित करने के लिए किस पक्षी को माध्यम बनाया था, तो सीधा रट लीजिए, गिद्ध नाम का एक पक्षी है, उसको भारिया जनजाति में आमंत्रित किया जाता है। अब भारिया जनजाति के बारे में जितने फैक्ट मैं बता देता हूं। भारिया जनजाति हमारे किस जिले में पाई जाती है, आपको याद आ रहा होगा, मध्य प्रदेश का एक जिला है छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा का स्थान है कौन सा, पातालकोट। एमपीपीएससी में एक प्रश्न आया है कि भारिया जनजाति कहां पाई जाती है, पातालकोट में पाई जाती है, जिला छिंदवाड़ा। और पातालकोट का आकार भी पूछा गया है घोड़े की नाल के जैसा, ये रट लीजिएगा, घोड़े की नाल के जैसा है। और भारिया जनजाति के दो फेमस नृत्य हैं, रट लीजिएगा, एक है भड़म और एक है सैतम, ये दोनों नृत्य भारिया जनजाति के हैं, क्लियर है। और तीसरा वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 1981, ये भी आ चुका है पेपर में, 1981 की जनगणना के अनुसार भारिया जनजातियों को जंगली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जनजाति बाहरी निवास करती है, जंगलियों की जंगली कहा जाता है, 1981 की जनगणना के अनुसार बोला गया है। और मध्य प्रदेश की 3 जनजाति हैं जो पिछड़ी हैं, नंबर 1 बैगा, नंबर 2 सहरिया, और नंबर 3 है हमारी भारिया, तीनों जनजाति पिछड़ी हुई हैं, क्लियर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की कौन सी संभाग की सीमा नर्मदापुरम से नहीं लगती, जैसे ही नर्मदापुरम संभाग याद आता है तो कौन सा नहीं लगता, आपको ऑलरेडी याद आ रहा है, पक्का एक बार चेक कर लीजिएगा, नर्मदापुरम संभाग से नहीं लगती है। नर्मदापुरम मतलब हमारा होशंगाबाद वाला याद आ रहा है, कब बना था, शायद 2008 है ना, 2008, एक बार चेक कर लीजिएगा, 2008 ही है जहां तक, क्लियर है, तो सीधा आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग, जैसे विद्युत नियामक आयोग आता है
आप विश्वास नहीं मानेंगे, उठा लीजिए एमपीपीएससी का 26 अप्रैल का ही पेपर, शायद प्री में आया है क्वेश्चन, और नहीं आया तो मुझे अच्छे से याद है एफएसओ में आया है, उठा लीजिएगा, मिला लीजिए। प्री में आया है रेलवे का मुख्यालय भोपाल और विद्युत नियामक का है एफएसओ, तो उन दोनों में से इसका राइट आंसर क्या है हमारा भोपाल, याद रखिएगा, सीधा ये आ चुका है। बहुत शानदार, प्री में तो आया ही है, जिसका राइट आंसर हमारा एमपीपीएससी ने राज्य वाला मांगा था, वन रिपोर्ट 2023 बताया था ना मैंने आपको, अरुणाचल प्रदेश सिक्किम वाला। भारत की वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? राइट आंसर है हमारा शाजापुर, सीधा याद रखिएगा, शाजापुर जिले में वनों का क्षेत्रफल ऑलरेडी हमारा कम है। क्लियर है, याद रखिएगा। बजरा मठ का मंदिर कहां स्थित है? ऑलरेडी हमारे विदिशा जिले में स्थित है, और कहां पर है? गयारसपुर। बजरा मठ सीधा याद रख लीजिए, सीधा रख लीजिए, बजरा मठ का मंदिर कहां स्थित है? गयारसपुर, जो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है। बहुत शानदार। सतपुड़ा श्रेणी के संबंध में कथन पर विचार कीजिए जरा। नंबर 1, सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार, सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग पर है, पक्का, आपने मैप देखा होगा ऑलरेडी। दूसरा, पश्चिमी भाग को राजपीपला कहा जाता है। अब राजपीपला याद आता है तो आपको याद आ रहा होगा राजपीपला, महादेव, और तीसरा है मैकाल, इसकी ट्रेक है आरएमएम, जैसे याद आ रहा होगा विंध्याचल, भांडेर और कैमूर, उधर ट्रेक है बीवीके, इधर है राजपीपला, महादेव, मैकाल, आरएम, दोनों सही। इसकी उत्तरी सीमा नर्मदा सोन घाटी पर है, बिल्कुल, और मध्य सतपुड़ा अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है, तो इसके सीधा राइट आंसर कौन सा होगा? हमारे चारों विकल्प, तो याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, रामप्याली मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? और शायद यहाँ मेला भी लगता है फेमस, रामप्याली का मेला। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बालाघाट, और बालाघाट का लिंगानुपात आप मुझे बताएंगे कितना है? आ चुका है पेपर में, सही है ना, 10 से 21, और रामप्याली का मेला लगता है बालाघाट, तो उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भील जनजाति समूह के बारे में कौन सी जनजाति इसमें शामिल नहीं है? मैंने ऑलरेडी आपको जब प्रश्न सॉल्व करवाया तो पहले में ही बोल दिया था इसकी उपजाति, भील, भिलाला, बरेला, पटलिया, याद आ रहा होगा, तो देख लेते हैं। भिलाला है, बरेला है, पटेलिया है, पलिया नहीं है। क्या है पलिया भैया? ये तो बिल्कुल भी नहीं है, वैसे ही हटा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार, इस प्रश्न को मुझे उम्मीद थी जब मैंने आपको प्री पढ़ा रहा था क्लास में कि इस बार 26 अप्रैल को ये प्रश्न आएगा, और मैंने इसकी ट्रिक दी थी कि भानु मुस्ताक है, भानु नाम का एक लड़का है, उसको बुखार आ गया, ट्रिक याद दिलवा रहा हूं, जब प्री पढ़ाया था कि भानु नाम के व्यक्ति को बुखार आ गया, और बुखार से याद दिलवाया था अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, याद आ रहा होगा। भानु नाम के व्यक्ति को बुखार आ गया, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार उसको मिला है भानु मुस्ताक को, लेकिन प्रश्न घुमाकर आयोग ने पूछा है कि हार्ट लैंप है, हार्ट लैंप का अनुवाद के लिए किसे मिला है? तो दोनों पुरस्कार मिले हैं भानु मुस्ताक को और दीपा भास्ती जी को, लेकिन अनुवाद किया है हमारी किसने? दीपा भास्ती जी ने। क्लियर है, तो सीधा याद रख लीजिएगा। तो उम्मीद है आप लोगों का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ है हाल ही में 30 जुलाई 2026 को, उसको हमने सॉल्व कर लिया, और जिसके 50 क्वेश्चन सीधा आप रट लीजिएगा। इसके अलावा मैंने जितने फैक्टर्स थे मैंने आपको बता दिए, तो जितने भी पेपर अभी हाल ही के लेटेस्ट हो रहे हैं हम सब इस पेपर को आसानी से हल करेंगे, और आयोग की आंसर की के साथ किसका क्या आंसर है, जो आपको आगामी जो प्री होगा फरवरी मार्च के समथिंग, उसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन इसके रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। सक्सेस की है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कहां से उठ रहा है। लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कौन सा प्रश्न कहां से उठ रहा है, और आप इसको एनालिसिस कर लेते हो तो चीजें आसान हो जाएंगी। आसानी से अगर 1 महीने भी तैयारी करोगे तो एग्जाम निकल जाएगा। क्लियर है, तो आज की क्लास को हम यही स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।